नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एलॉन फ्लायर ई लर्निंग क्लासेस में। जहां हम कल 8th क्लास के साइंस का टॉपिक पढ़ रहे थे। वो था सेकेंड चैप्टर जो है 8th क्लास का हमारे, वो पढ़ रहे थे हम सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु के बारे में। तो हमारा जो अभी टॉपिक है वो चल रहा है मित्रता के बारे में, कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिट, हमारे लिए क्या कौन कौन से बेनिफिट है, वो भी किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो कल हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर के अंदर जब एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, जब जो रोगकारक सूक्ष्म जीव है वो हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमारे शरीर को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ी उत्पन्न कर देते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा शरीर क्या होता है, बीमार हो जाता है। हमारा है, पेड़ पौधों का है, जीव जंतुओं का, किसी के अंदर भी जो सूक्ष्म जीव है, हानिकारक सूक्ष्म जीव जो उसके अंदर जाते हैं तो उसके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ जो बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं, कोई ना कोई रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले एक खोज हुई थी जिसके अंदर हमने देखा कि जो सूक्ष्म जीव है वो हमारी हेल्प कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने दही बनाया था लैक्टोबैसिलस से। उसके बाद हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था फसल उत्पादन में कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है, लेग्यूमिनस प्लांट जानते हो आप लोग क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब होता है जो फलीदार जितने भी पौधे होते हैं, फलीदार जिनके ऊपर क्या आती है, फली आती है, जैसे मूंग की फली है या फिर मटर, इन सब की फलियों का फलीदार जो पौधे होते हैं, इनकी जड़ों के अंदर क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि नोड होते हैं। क्या होते हैं, नोड। नोड का मतलब होता है गांठे, और इन गांठों के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है। अगर आप लोगों को याद है तो ठीक, नहीं तो मैं आपको वापस बता देता हूं कि उस जीवाणु का नाम था राइजोबियम। राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स का मतलब होता है जड़ के अंदर पाया जाता है, और इसका कार्य है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। क्या करना, नाइट्रोजन का संवर्धन करके नाइट्रोजन का क्या कर देता है, स्थिरीकरण। और इसकी वजह से जो पौधों को आवश्यक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन भी उनके लिए पोषक पदार्थ का काम करता है, तो आवश्यक जो नाइट्रोजन है वो हमें किससे मिल रही है, राइजोबियम नामक एक जीवाणु है, वो हमें क्या करता है, इसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके इसका संवर्धन करके पौधे के अंदर ऊपर भेजता है। तो ये भी एक प्रकार का देखो तो जीवाणु होने के साथ साथ हमारा जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे लिए बेनिफिट्स का कार्य कर रहा है। अगर ये पौधों की जड़ों में नहीं होगा तो पौधे जो है वो नाइट्रोजन लेने में असमर्थ रहेंगे, और फिर उनके अंदर जो एक पोषक तत्व की कमी होगी, और पोषक तत्व की कमी के कारण इसके अंदर भी कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पर हमने दूसरा देखा कि लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर जो है हम राइजोबियम नामक जीवाणु का राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो उसके अंदर हेल्प करता है। इसके बाद हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा था। जैसे पेनिसिलिन की खोज जो है वो होने के बाद कुछ और भी स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, इन सब जो एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया गया था जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक थी, मतलब रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर के लिए आवश्यक थी। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीन। वैक्सीन का मतलब टीका, जो हम लोग अभी कोरोना का लगवा रहे हैं, उससे पहले और भी बहुत सारे जो टीके हैं उनकी खोज हो चुकी थी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा वैक्सीन, टीका। टीका, इसको वैक्सीन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्सीन। अब वैक्सीन होती क्या है, आप लोगों ने अभी अभी कोरोना वाली वैक्सीन के बारे में सुना होगा कि हमें कोरोना के जो फर्स्ट और सेकंड डोज, अब तो प्रिकॉशन डोज, थर्ड डोज भी आ चुका है, तो वो हमें लगाना आवश्यक था। अब वो आवश्यक क्यों है, वो भी किसी न किसी जीवाणुओं से ही, किसी न किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा ही जो वो टीका है वो बनाया गया होगा। अब कैसे बनाते हैं टीका, देखो टीका का मतलब होता है वैक्सीन। तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमें कोई बीमारी होती है, कोई रोग कारक जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर देते हैं। जैसे कोई इंसान की ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के अंदर बाहर से कोई रोग कारक सूक्ष्म जीव आया, क्या आया, रोग कारक सूक्ष्म जीव आया, और रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या उत्पन्न कर देगा, रोग उत्पन्न कर देगा, और रोगाणुओं का जो यहाँ पर जन्म हो जाएगा, और रोगाणु होने पर हम बीमार पड़ जाएंगे। तो उनके लिए हमारा शरीर क्या करता है, प्रतिरक्षी बनाता है। प्रतिरक्षी मतलब इसके एंटीबॉडीज हमारा शरीर बनाना शुरू कर देता है। जैसे आपको बुखार आता है तो बुखार के लिए हमारी बॉडी जो है वो इसका एंटीबायोटिक बनाना शुरू कर देती है, हमारी बॉडी खुद ही ये काम करना शुरू कर देती है। और कई बार जब हमारी बॉडी ये एंटीबायोटिक या फिर एंटीबॉडीज बनाने में असमर्थ रहती है तो फिर हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमें क्या लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक भी हमें ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के हमें एंटीबायोटिक ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। जितना इसका कोर्स है वो कोर्स पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग जो एंटीबायोटिक लोगे और अगर आपको कोई दिक्कत है ही नहीं और आप एंटीबायोटिक ले रहे हो तो हमारे शरीर के अंदर जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है वो भी क्या हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। उसकी वजह से हमारे शरीर को
जो हानि होनी चाहिए थी वो तो नहीं होगी, लेकिन दूसरे प्रकार के जो रोग है वो भी उत्पन्न हो जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक भी बिना डॉक्टर की सलाह के हमें नहीं लेनी चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं कि जो रोग कारक सूक्ष्म जीव है वो हमारी बॉडी के अंदर आएंगे और फिर हमारी बॉडी उनके लिए क्या बनाएगा, एक प्रतिरक्षी बनाएगी। तो अब कुछ रोगों के लिए तो हमारी बॉडी प्रतिरक्षी बना सकती है। अब जैसे सर्दी जुकाम है, सर्दी जुकाम के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा कि सर्दी जुकाम है, या फिर कोई फ्लू है। अब फ्लू और सर्दी जुकाम हमें जीवाणुओं से नहीं होता, ये जीवाणुओं से होने वाला रोग नहीं है, ये किसी सूक्ष्म जीव से नहीं होता, ये होता है वायरस से। किससे होता है, वायरस। वायरस का मतलब विषाणु जो है, विषाणुओं के द्वारा हमारा जो शरीर के अंदर क्या होता है, सर्दी जुकाम फ्लू। तो इनके लिए एंटीबायोटिक्स काम नहीं आएगी, इनके लिए जो हमारे लिए एंटीबायोटिक कोई कारगर सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि एंटीबायोटिक जीवाणुओं के लिए, बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक बनेंगे। तो जब हमें सर्दी जुकाम या फिर फ्लू हो तो हमें एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका कोई कार्य वहां पर है ही नहीं। तो अब क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी जो बीमारियां, बहुत सारे जो रोग है वो रोग कारक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनके लिए एक प्रतिरक्षी के लिए टीका बनाया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि चेचक के टीके लगते हैं, पोलियो के टीके लगते हैं। पोलियो ड्रॉप जो हम पीते हैं, छोटे बच्चों को पिलाई जाती है पोलियो ड्रॉप, और उस ड्रॉप के अंदर भी वो एक प्रकार का क्या है, वैक्सीन है, टीका है, जो हम ऐसे सुई वाला टीका नहीं लगवाकर पोलियो ड्रॉप के द्वारा भी हम जो टीका है वो लगवाते हैं। तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ चीजें जो है, जैसे वैक्सीन लगवाते हैं, वैक्सीन के लिए इंजेक्शन वाली हो सकती है, पोलियो ड्रॉप हो सकता है, और एक चेचक का टीका आपने सुना होगा कि बहुत समय पहले की बात है, और हमारे मतलब जो पूरा जो विश्व था, जैसे अब कोरोना से ग्रसित है वैसे वैसे चेचक के जो रोग था, चेचक का जो रोग था, उससे बहुत परेशानी उत्पन्न हुई थी। तो उसमें एक वैज्ञानिक आए थे, एडवर्ड जेनर। इन्होंने क्या किया, एक टीके की खोज की जिसको नाम दिया गया चेचक का टीका। और चेचक के टीके की खोज सन 1798 के अंदर इन्होंने खोज की थी। किसके, चेचक के टीके की। तो चेचक के टीके की खोज करने की जो श्रेय है वो जाता है एडवर्ड जेनर को। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन जो है एक प्रकार का प्रतिरक्षी है। प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी है। हमारे शरीर में जो रोग कारक सूक्ष्म जीव है उनको मारने के लिए जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में दी जाती है वो क्या कहलाता है, वैक्सीन कहलाता है। वैक्सीन जैसे किसकी अभी तक वैक्सीन हम लोगों ने देखी है, चेचक का टीका देखा है, चेचक है, पोलियो का देखा है, क्षय रोगों का भी देखा है, और उसके बाद अभी तो हम देखें तो कोरोना का भी टीका हम लोगों ने देख लिया। ये हमारा मॉडर्न न्यू जनरेशन के लिए ये भी एक प्रकार का टीका बन चुका है। अब हम लोग है जो इसको आगे और देखते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। इस टॉपिक के बारे में हमने बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं। हम पहले से इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। एक बार वापस इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। मिट्टी की उर्वरता। मिट्टी की उर्वरता हमने चैप्टर नंबर 1 में, आप देखो पिछले वाला वीडियो जो आपको ऊपर में आइकन में दे दूंगा, जहां से आप जाके देख लेना कि मिट्टी की उर्वरता क्या है। एक बार मैं फिर से उसकी मोटी मोटी जो जानकारी वो आपको बता देता हूँ कि मिट्टी की उर्वरता मतलब जब हम फसल तैयार करते हैं, जब फसल बोते हैं उस समय हम सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। फिर जो है धीरे धीरे हम उसके अंदर बुआई करते हैं। बुआई करने के बाद हम जो है सिंचाई करने के बाद जो हम उसके अंदर उर्वरक डालते हैं। क्या डालते हैं, उर्वरक। और उर्वरक और खाद के बीच में भी हमने अंतर पढ़ा था। तो उर्वरक और खाद डालने पर जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन जो उर्वरक है उसके अंदर नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम के जैसे जो पोषक तत्व हम मिट्टी को डालते हैं वो भी पौधे के लिए। तो पौधों के जो जड़ें होती है उन जड़ों के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। मैंने कई बार बताया कि पौधों की जड़ों में, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, फलीदार पौधों की जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। वो नाइट्रोजन का क्या करता है, स्त्रीकरण कर देता है। क्या कर देता है, नाइट्रोजन को छोटे छोटे संवर्धन कर देता है, छोटे छोटे संकटों में तोड़कर पौधे को ऊपर भेजता है। इनको नाइट्रोजनी स्त्रीकारक भी कहा जाता है। तो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने वाले कारकों को नाइट्रोजनी स्त्रीकारक भी कहा जाता है। तो ये मिट्टी की उर्वरता के बारे में भी हमने पहले पढ़ लिया है, इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है। अब इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक है वो हम लेते हैं। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो मित्रता वाला तो अब हमारा हो चुका है द एंड। मतलब जो जितने भी हम पढ़े थे अभी कि सूक्ष्म जीवों का जो मित्रता है वो हमारे साथ किसकी होती है, एक बार मैं आपको वापस बताता हूं। सबसे पहले हमने कौन से टॉपिक के बारे में बात की थी, दही, ब्रेड और केक। इन तीनों को बनाने के लिए हमने किसका उपयोग किया था, यीस्ट और जीवाणुओं का। यीस्ट और जीवाणु का प्रयोग किया था कि नहीं किया था,
दही के लिए हमने एक लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो था, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है वो दही बनाता है। इसके बारे में सबसे पहले टॉपिक के बारे में हमने चर्चा की थी। इसके बाद दूसरा जो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ा था, प्रतिजैविक के बारे में पढ़ा था। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक के बारे में पढ़ा था। अब वो क्या था, दूसरा हमारा जो था वो था औषधीय उपयोग। इसको हम वाणिज्यिक उपयोग भी कहते हैं, क्योंकि ये इनसे हम क्या करते हैं, पैसे भी कमाते हैं। तो सेकंड जो था वो हमारा था, इसका सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ किया जाता है, औषधीय उपयोग में। औषधीय उपयोग में जैसे एंटीबायोटिक बनाने में, प्रतिजैविक जो है उसमें बनाने में। तीसरा हमने पढ़ा था वैक्सीन, टीका बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, टीका बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। वैक्सीन जैसे एक चेचक के टीके की खोज के बारे में हमने पढ़ा था। चेचक के टीका जो था उसकी खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, चेचक के टीके की 1798 के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक था वो किसके बारे में हमने पढ़ा, मिट्टी की उर्वरता के बारे में भी हमने पढ़ा। हमने देखा कि जो सूक्ष्म जीव है वो हमारी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, ये हमारे लिए किस प्रकार के बेनिफिट्स है, ये किसके बेनिफिट्स है, सूक्ष्म जीवों के। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे वातावरण के लिए, इन सब के लिए जो सूक्ष्म जीव है वो कुछ इस प्रकार हमें सहायता करते हैं। और एक चीज जो हम शुरू से देखते आए हैं कि सूक्ष्म जीव जो है हमारे पर्यावरण के अंदर शुद्धिकरण का भी बहुत बड़ा, जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने का है उसमें भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। पर्यावरण शुद्धिकरण के बारे में देखते हैं, पर्यावरण शुद्धिकरण। अब ये पर्यावरण शुद्धिकरण क्या होता है, पर्यावरण शुद्धिकरण का मतलब होता है, अभी आप लोगों ने नहीं देखा तो अभी जो 7th क्लास का एक टॉपिक पढ़ा, 6th क्लास का एक टॉपिक जो है वो पढ़ाया गया है कि कचरा का जो निपटारण है वो हम कैसे करते हैं। कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई माली है या फिर जो जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा है उसके कटिंग करने के बाद उसके जो पत्ते होते हैं उनको एक खड्डों के अंदर डाल दिया जाता है, और वहां पर फिर धीरे धीरे क्या होता है, सूक्ष्म जीव जो है वो पनपते हैं, मतलब वहां पर सूक्ष्म जीव अपनी वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, और इन पत्तों को क्या करते हैं, पूरा सा सड़ा गला देते हैं। सड़ा गला देने का मतलब है उसको एकदम सरल संगठन में तोड़ देते हैं, और फिर वो जो कचरा है उसका उपयोग, जो वहां की मिट्टी है वो एकदम उर्वरक जैसी हो जाती है। उर्वरक का मतलब होता है खाद जैसी, जहां पर जो उपजाऊ भूमि आराम से बन जाती है। तो हम जानते हैं कि हमारे कचरे का निपटारण के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। लेकिन एक बात हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, सूक्ष्म जीव जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक, थैलिया, पॉलीथीन, इनका कोई अपघटन नहीं कर सकते। ये जो सजीव जैसी चीजें होती है इनका ये क्या करते हैं, उनका ही ये अपघटन कर पाते हैं। तो आज हमने पढ़ा पूरे सूक्ष्म जीवों के मित्रता के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।